बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ कार्ड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अदीबा काजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से। इसी के अलावा इसके साथ साथ हम बात करेंगे भारत में किसानों के एहतजाज के हवाले से डिटेल से। इस पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, किस तरह से वो हमारी मईशत को अफेक्ट कर रहा है और हमारी क्या ऐसी हिकमत अमलियाँ हैं कि जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही और कहाँ कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। उन सब हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब। इसी के साथ हमारे साथ लाइन पे रहेंगे शुजाउल हसन साहब, आप सीनियर एंकर पर्सन हैं। आगा साजिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं। और हारिस खटक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेंगे, एंकर पर्सन हैं और सहाफ़ी हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि किसान सड़कों पर हैं और आज से नहीं, पिछले कई महीनों से सड़कों पर हैं और सरकार मोदी टस से मस नहीं हो रही। भारत को जहां दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, वहीं पर अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ साजिशों और अक़लियतों पर मुजालिम में भी किसी से पीछे नहीं है। भारत में ख़ास तौर पर मुसलमानों और सिखों को मुजालिम का निशाना बनाया जाता रहा है, हम सब देखते आ रहे हैं। अगर बात की जाए भारतीय किसानों की, तो पिछले 139 दिनों से मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। और अब तक इस एहतजाज में 352 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस मौजू पर हम बात करेंगे, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हारिस साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। हेलो हारिस अमीन साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सर। हेलो मांडा साहब, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदीबा। पूरी दुनिया भारत का ये जो चेहरा, गंदा चेहरा वो देख रही है, जो सबसे बड़ी जमहूरियत अपने मुल्क को जो है वो दुनिया में बताना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन मानी जाती है नहीं, मानी नहीं जाती। जो दिखाता है मानी तो नहीं जाती ना। आप देखें कि जितना जुल्म, जबर, ज्यादती और ओथे हथकंडू के साथ वहाँ जितनी भी अक़लियत है, बिलखसूस आप मकबूजा कश्मीर को अगर देखें तो वहाँ से कई दहाइयों से मतलब कि वो एक मसल्ला अफवाज के नरके में दिया हुआ है। और बिलखसूस 5 अगस्त 2019 से आप उसको देखें, जब से उसने 370 और 35A का ख़ात्मा करके एक जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको ख़त्म कर दिया। जो इक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुद इन्होंने करारदादें जमा जाके कराई, ख़ुद जाके माना, ख़ुद जाके उन्होंने तस्लीम किया कि हम इनको हक़ ख़ुद अरादियत देंगे, लेकिन उससे मुनहरफ हो गए। जब मुनहरफ होते हैं तो उसको जम कर लेते हैं इंडिया में। तो जिस तरीके से आपने किसानों का वहाँ जिक्र किया, तो किसान मुझे बताएं कि वहाँ क्या चाहते हैं। यानी कि जब इसने दूसरा टर्नओवर बिलखसूस से इसका आया है, तो इसकी वहशत, क्योंकि ये RSS और जो फाशिस्ट रोल इसका है शुरू से, वो असली जो है ना वो अमली जामा पहचाने जा रहे। यानी कि उन्होंने ये जो नारा लगाया था कि हम अखंड भारत इसको बनाएंगे, किसी दूसरे मज़हब का कोई बंदा यहाँ नहीं रहेगा। ज़बरदस्ती लोगों से मज़हब जो है वो तब्दील कराए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदू फाशिस्ट, उसके RSS के जो गुंडे हैं उनको वहाँ मुंतकिल करके उनकी कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। वहाँ जो जुल्म, जबर, ज़्यादती, वो जो असमत दिली लोगों के साथ कर रहे हैं, वो सारी दुनिया के सामने है। कश्मीर के मामले में इन्होंने जिस तरह से कश्मीर को दबा के रखा, कश्मीरी अवाम के तमाम मुतालबात को दबा के रखा, इसी तरह से किसानों को देखें बिलखसूस जब EOB डिसइंफो लैब का इंकशाफ होता है, को कई ममालिक में 750 जो है वो जाली इन्होंने फेक ये बनाई हुई थी न्यूज़, जो कि प्रोपोगंडा कर रही थी, सिर्फ प्रोपोगंडा। जब वो सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि जब जर्मन की कंपनी उसको जो है वो सामने निकालती है, तो फिर भी बेरा दुनिया की आंखें नहीं खुली। अगर यही काम
पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का एक छोटा सा मामूली भी एक्ट होता तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पाबंदियाँ लगाने के बयान जारी करती, कौन कौन सी NGO जो है ना अपने बयान जारी करती, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो जो है ना वो रोडों और सड़कों के ऊपर और पूरी दुनिया में जो है ना पता नहीं क्या शोर शराबा करते, क्योंकि वहाँ भारत है और भारत अपने साइज़ के लिहाज से तमाम दुनिया के लिए एक वो सोने की मुर्गी है जो जिससे सब जो है वो अंडे खा रहे हैं। तो वो अंडों की आपने भी जिक्र किया आलमी इंसानी जो हकूक़ की तंजीमें जो हैं, तो इस हवाले से क्या कर रही हैं, क्या किरदार है उनका, क्या नजर आ रहा है हमें? देखिए जी, किरदार कुछ नहीं, सब अपना जो है ना पूरी दुनिया ने ये समझ लिया अदीबा के दौलत को एक मजहब का दर्जा दिया हुआ, सब दौलत के पुजारी, जहाँ जहाँ जिसका मफाद है वहाँ सब की आंखें बंद हो जाती हैं, वहाँ सब की ज़बानें बंद हो जाती हैं, वहाँ सब के कान जो है वो बहरे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ जिसका कोई मफाद नहीं होता वहाँ जिसका जो दिल इंडिया के मामले में ही क्यों इस तरह से किया जाता है? देखो, मैंने बताया ना कि इंडिया साइज के लिहाज से सबसे बड़ी मंडी, कि अगर वो दुनिया से बाहर से पेट्रोल खरीदता है या कोई भी मसनूआत है बाहर से इंपोर्ट करता है तो वो साइज के लिहाज से अभी तो इंडिया सियासी बात करें, समाजी बात करें, उसकी मौशी हैसियत की बात करें, कम वो तनज़ुली का शिकार है। तो देखो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि जब बंदा एक दहशतगर्द है, वो डिक्लेयर दहशतगर्द है नरेंद्र मोदी, सारी दुनिया को, अमेरिका ने उसको बैन किया हुआ था, सबको पता है। गुजरात में जो कत्लो गारत उसने बहसीयत CM रह कर करवाई वो सारी दुनिया के सामने है। मुसलमानों के ऊपर जो उसका जुल्म है, सिखों के ऊपर उसका जो जुल्म है, क्रिश्चियन के ऊपर जो उसका जुल्म है, वो हिंदू के अलावा किसी, वो हिंदू भी वो चंद जो आला कास्ट वो कहलाते हैं, लो कास्ट जो हिंदू हैं जैसे दिल्लत हैं, दूसरे हैं, उनकी भी कोई अहमियत और हैसियत उस मुल्क में नहीं है। तो वहाँ मेरा ख्याल है कि कोई अहमियत और हैसियत नहीं है इस मुल्क में। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी वेलकम बैक। हारिस खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे हमें कि मोदी की हुकूमत की जो हठधर्मी है क्या वजह है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? किसानों के मुतालिबात को क्यों नहीं माना जा रहा? जी आवाज मुझे आपकी बहुत ही कम आ रही है, मेरे ख्याल से आप मुझसे मुखातिब हैं। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अब मैं सुन रहा हूँ, आवाज आपकी क्लियर है। आप प्लीज सवाल अपना रिपीट कीजिएगा। जी हारिस साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मोदी, आपने भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे स्टार्ट से, आपने देखा कि हम भारत में जो अभी जो एहतजाज वगैरह चल रहा है और उसकी ओवरऑल एक सूरत हाल के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि मोदी हुकूमत की जो हठधर्मी है और किसानों के मुतालबात को माना नहीं जा रहा, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, क्या वजह है? आप क्या इस पे अपनी बताएं कि क्या समझते हैं? देखें जी, मोदी का जो स्टैंड है वो पहले दिन से बहुत क्लियर है। उनके जो पहले जब जैसे वो आए तो उनके जो अल्फाज थे, जो उनकी पर्सनैलिटी को उनका एक रिफ्लेक्शन इंसान का होता है, वो रिफ्लेक्ट करने लगे। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार चलो कातिल रहा है, तो CM एक ऐसा शख्स रहा है जो कि कई लोगों का कातिल है, तो शायद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने मुल्क की बका के लिए, वकार के लिए, उसका एक डेकोरम रखने के लिए शायद उसकी नेचर में कुछ चेंजेस आ जाएं और वो अपने मुल्क को, अपने लोगों को जो गुर्बत में है, जो अफलास में जकड़े हुए हैं, जो मदद के लिए इनको पुकारते हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए कि इनकी जो मकबूलियत है वो ऐसी चीजों से कि मुझे यहाँ पर लाइव शो में मतलब कहना मुनासिब नहीं लगता कि जो इनकी मकबूलियत है, इनको कि मुंबई को किस चीज का कैपिटल कहा जाता है पूरी दुनिया में, जो उसकी मकबूलियत है, तो आप उस पर काम करें। आप अपने बच्चों को जो है ना सेव करने की कोशिश करने के लिए इकदाम लेकर आए। आप जब आए हैं, आपने दोबारा मुसलमानों के जो एहसासात हैं उनको मजरू करने की कोशिश की। आपने आर्टिकल 73 जो है वो हटाकर एक काबिज बनने की कोशिश की। अब ये वही इन्होंने जो हिस्ट्री थी, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, जो स्ट्रैटेजी इसराइल ने फलस्तीन के अंदर अपनाई थी, ये उनसे मुतासिर है। उनसे मुतासिर होकर इन्होंने आर्टिकल 70 हटाया और अब वहां पर जाकर डोमिसाइल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर खारिज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको जमीनें लेने के लिए तमाम इजाजत दी जा रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, उनको जो है कश्मीरियों को दबाया जा रहा है। और ये करना वो चाहते हैं जो इसराइल ने फलस्तीन में किया, लेकिन ये यकीनन 100 नहीं 110% ये नाकाम होंगे इसमें। दूसरी बात, आज जो इनके पास खड़े हुए हैं, अपने जो सिख इनकी कम्युनिटी है,
बहुत दिलेर, बहुत दबंग लोग हैं, बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, और वो लोग आज इनके खिलाफ खड़े हो गए। वो लोग इनके मजालिम से तंग आकर, क्योंकि यहाँ से पता चलता है, ये कहते हैं कि एक सेक्युलर मुल्क है जी इंडिया, कहाँ का सेक्युलर है? अगर पहले तो सिर्फ जो नफरत बताई जाती थी, जताई जाती थी, वो मुसलमान के साथ थी। अब आपका सिख वहां पर नहीं रह सकता, इतना वक्त नहीं गुजार सकता, अपनी रोटी नहीं कमा सकता, आपकी जो उसके अलावा जो मसीह बरादरी है वो वहां पर नहीं रह सकती। वो मंजर आम पर आ चुकी है कि मसीह बरादरी वाले जो अपनी इबादत गांव से निकल रहे हैं, तो हिंदू कम्युनिटी के लोग खड़े हैं और उनसे पूछते हैं कि आइंदा इस तरह की जुर्रत मत करना कि तुम लोग अपनी जो इबादत गाहें हैं वहां पर इस तरह जाओ, क्योंकि ये इंडिया है। सर मुझे बताइएगा, मोदी की हुकूमत को जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, शदीद तनकीद का सामना है हर हवाले से, हर कम्युनिटी के हवाले से, तो आने वाले इंतखाबात पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो इंतखाबात होते हैं हमारे यहाँ केपी के जो लोग हैं वो इंतहाई सादा कंसिडर के लोग, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि 2013 के इलेक्शन में जब हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया तो उस वक्त ये कहा जा रहा था, और ये आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी एक गवर्नमेंट को कंसेक्टिवली 2 टेन्योर के लिए उनको उनका इंतखाब किया हो, उनको आजमाया हो। जब उन्होंने इंतखाब कर लिया, उनको वो पसंद नहीं आए, डिलीवर नहीं कर पाए, तो वो अगले इलेक्शंस में चेंज कर देते हैं। लेकिन उन्होंने वो रिवायत दोहराई, खत्म की अपनी। 2018 में उन्होंने दोबारा पीटीआई को लेकर आए। इससे ये एक मैसेज जाता है कि चलो उनको ये लगा कि यार कुछ डिलीवर कर रहे हैं, शायद उनकी नजर में वो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि इंडिया की जो अवाम है उनका शऊर यहाँ पर उनको देखना चाहिए, उनको जांचना चाहिए कि हम कहां पर लेक कर रहे हैं कि मोदी जैसी शख्सियत को चले आप फर्स्ट टाइम ले आए कि चलो ठीक है यार आजमाते हैं, हो सकता है ये बंदा डिलीवर करे और बेहतर। लेकिन दूसरी मरतबा उनको इंतखाबात जितवा कर आप लोगों ने अपनी अहलियत पर सवाल उठा दिया। जी, तो मुझे हारिस साहब ये बताइएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी कि जिस तरह से मैंने अभी मांडला साहब भी अर्ज कर रहे थे कि उनकी जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजीज थी और उन कश्मीर के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजीज थी, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मोदी हुकूमत का ये एक तर्ज हुकूमत ही बन गया है, उनकी यही पॉलिसी बन गई है हर एक मामले को लेकर? बिल्कुल, ये उनकी जो पॉलिसीज, इनकी कोई देखे ना, पॉलिसी इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट अ पॉलिसी जिस पर ये अमल कर रहे हैं। ये इंतकाम है, ये नफरत है, ये बुग़्ज़ है जो जिस पर ये अमल कर रहे हैं। पॉलिसी इस तरह नहीं होती, मुल्क की पॉलिसी इस तरह नहीं चला करती। मुल्क की जब आप मुल्क रन कर रहे होते हैं, कंट्री रन कर रहे होते हैं, तो आपके जो इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत हाई होने चाहिए। आप एक सर्कल में रहकर नहीं सोचते हैं, आपने सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का नहीं सोचना होता है, आपने सिर्फ अपनी इन पर्टिकुलर अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचना होता है। उस वक्त आप पूरे मुल्क के सरबराह है, आपने अपने मुल्क के साथ साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है। जिस तरह एक आम आप ले लें मिसाल, सर वो तो अपने मुल्क का भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। आप देखा उनकी डिफरेंट स्टेट्स में आजादी की तहरीक चल रही है, हर बंदा, हर जो स्टेट है वो अलग होना चाह रही है। देखें, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये इंतहाई एक मशहूर मुहावरा है और ये इनको बिल्कुल फिट इसलिए आता है, ये लोग पीछे पड़े हुए हैं कश्मीर के, कश्मीरी हमारे हाथ में आ जाए, कश्मीरी को हम गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन उस चक्कर में ये अपने जो इनकी वो लोग थे जिनके ऊपर इनको कॉन्फिडेंस था कि ये हमारे साथ है, हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ होंगे, वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इंडिया में आप जाए 6-6, 7-7 स्टेट इस वक्त अपनी स्टेट का मुतालबा कर रही है कि हमें अलहदा मुल्क से, हमें मोदी से आजादी चाहिए। ये जो स्ट्राइक पर निकले हुए हैं आपके किसान, वो किस लिए निकले हुए हैं? वो इनकी जो है ना नॉन सीरियस जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से निकले हुए हैं। इन्होंने जो एक दहशत गर्दी वहां पर फैलाई हुई है और एक ही कम्युनिटी की सपोर्ट में हर वक्त रहते हैं। ये उनके सर बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री इंडिया को अभी जो मेन जिस हम इशू पे बात कर रहे हैं, किसानों के जो इशू पे बात कर रहे हैं, उनको तो इस हवाले से बड़ा इनको स्ट्रेटेजिक होना चाहिए था और बड़े इनको एक इम्पोर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए थे, नहीं ले रहे। क्या वो अपनी इस इम्पोर्टेंस को ही नजरअंदाज कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो देखें, सिख कम्युनिटी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की एक उनका एक अहम सुतून है, एक उनका बाजू है, एक कंधा है। वो इसको गंवा देंगे और काफी हद तक वो इसको गंवा चुके हैं। ये रिकवर नहीं होने वाला, ये एक ऐसा इनको नुकसान मिल चुका है
और इसके जो वाज़े असरात होंगे इनको ये तब समझ में आएगा जब सिख कम्युनिटी इनके हाथ नहीं लगेगी। उनकी सिख कम्युनिटी एक उनकी जो पहचान है, उनकी जो ट्रेडिशन है, वो सब किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन और उनके वो लॉयल भी है, और वो किसी किस्म की वो ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि वो कहें कि नहीं जी दुनिया में अगर होने चाहिए तो सारे सिख होने चाहिए या होने चाहिए तो वो मुसलमान भी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। हमने कई मरतबा देखा है जब भी किसी भी ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो मुसलमानों के साथ शाना बशाना सिख कम्युनिटी खड़ी हुई है। उन्होंने बैनर उठाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत किसी की कैसे हुई। हम उनको खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से हाय साहब थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। सॉरी, आप रिपीट कीजिएगा। जी हारिस साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से बताइएगा। यस, खालिस्तान आज से नहीं है, खालिस्तान मूवमेंट कई सालों से चल रही है। एक वक्त ऐसा आया था कि हमसे मुराद के जो खालिस्तान की कम्युनिटी के लोग हैं जो चाहते हैं कि खालिस्तान हमें चाहिए, तो वो लोग अपनी कामयाबी के बिल्कुल करीब थे, और उस वक्त कोई किसी इस तरह की इनकी खुशकिस्मती कह ले कि इनको पता चल गया उस वक्त। हालांकि ऐसी कौम है कि इन मामला कदर ये सोई हुई होती है कि इनको ये नहीं पता हो रहा होता कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा घर, कौन सा फर्द हमसे खफा हो रहा है, कौन सा घर हमारा, कौन सा हिस्सा जुदा होने जा रहा है। तो वो हिस्ट्री जो है वो रिपीट होने वाली है, और इस मर्तबा जो है खालिस्तान यकीनन बन के रहेगा, क्योंकि ये और इसको बनाने में जो अहम किरदार है, सबसे अहम किरदार वो नरेंद्र मोदी ही अदा कर रहे हैं। और फाइनली भी इन जी की एक आखिरी नो बॉल होगी जिसके जवाब में खालिस्तान जो है वो वजूद में जी खालिस्तान बन के ही रहेगा। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। मंडला साहब मुझे बताइएगा, आपने अभी इनकी गुफ्तगू सुनी हारिस साहब की, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं कि जो अभी इंतखाबात आने वाले हैं, जो सारी तफसीलात इन्होंने बताई और एक उन्होंने हमें एक व्यू दिया, क्या समझते हैं आने वाले इंतखाबात किस तरह से अवाम पे किस तरह से असरअंदाज होंगे, मोदी की हुकूमत पे किस तरह से असरअंदाज होंगे? देखिए बात ये है दीबा, बड़ी क्लियर है कि नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती, वो दहशत गर्दी के ऊपर यकीन रखती है। उनकी ट्रेनक, उनकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं इस बात, वो जबरदस्त डंडा बदमाशी के ऊपर जो है वो यकीन रखती बिल्कुल, और उसके नतायज आपने देख भी लिए हैं। क्योंकि अवाम जो है वहाँ की वो बिल्कुल खौफजदा है उससे, यानी कि उसने हर शोबे में, यानी कि आप उनकी अदलिया से ले लें कि जो फैसले उनकी अदलिया की तरफ से आ रहे हैं, जैसे ये बाबरी मस्जिद का उन्होंने फैसला दिया और बहुत से बड़े अहम फैसले, अहम फैसले आ रहे हैं, तो वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को। यानी कि फैसलों से नजर आ रहा है कि हर शोबे में उनकी को अदलिया जो है वो भी वहाँ बायस है, उनके अदारे देख लें वो बायस हैं। यानी जैसे पुलवामा में उन्होंने अपनी अफवाज के ऊपर खुद अटैक करवा दिया, बिल्कुल अपने ही जवानों को जो है वो मरवाया। तो उससे क्या आप देखते हैं, क्या देख रहे हैं? अपने मफाद, यानी कि अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने ही बंदूक को तबाह करना, बर्बाद करना, कत्ल करवाना, आग लगवानी, घरों के घर जो है वो जलवा देने। ये पिछले दिनों जब ये ट्रंप था प्रेसिडेंट, वो जब दिल्ली में आया तो उस दिन दिल्ली में जो आग बरपा थी पूरी दुनिया में मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन उनका मीडिया भी आप देख लें कि वो भी ऐसा जो है वो मीडिया है कि मासवाए उनकी अपनी रिपोर्टिंग के कोई दूसरी रिपोर्टिंग ही नहीं करता, कि उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपने ये देखा कि जब ये पिछला इलेक्शन ये अभी वाला जीता है तो वो पहले की तादाद से कई गुना जो है वो ज्यादा सीटें उसको मिली। तो वो क्या नजर आया, क्या कारकर्दगी थी उसकी, क्या उनकी एफिशिएंसी थी? कोई एफिशिएंसी नहीं थी, सिर्फ बदमाशी के ऊपर। और जो वोट ना दे, देखो ना उन्होंने मुसलमान किसी एक कैंडिडेट को जो है वो टिकट तक नहीं दिया, किसी से वोट मांगने नहीं किया, और इवन वो पहले ऐलान करता रहा कि जब मैं हुकूमत बनाऊंगा कश्मीर को अपने भारत में जम करूंगा।
उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसका मैं खात्मा करूँ। सर अभी तो जिस तरह से हमने अभी बात की कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, नागालैंड है, आसाम है, मनीलैंड है, ये तो खुद भी आज़ादी की तहरीकों पे अमल मतलब चला रहे हैं और अपने एक स्लो प्रोसेस है। वो अभी जो है ना उसका जुल्म ही उसकी नाकामी बन रहा है। भारत के जो टुकड़े टुकड़े होने हैं उसके जुल्म और बर्बरियत की वजह से होने हैं। यानी कि जब उनको एहसास हो गया अवाम को कि वैसे भी तो इसने मारना है, अभी किसानों के पीछे लगा हुआ किसान जो है किसानों को मतलब किसानों के हवाले से भी उनकी भी उनको राइट नहीं मिलेंगे, कहाँ जाएंगे किस तरफ जाएंगे। तो जब वो फैसला कर लेंगे कि अगर जो हमने भूख से ही मरना है तो हम तो पहले ही कई दफा कह चुके कि आप सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर एक एक रहकर वहां इसका मुकाबला इस जो है ना दहशतगर्द का आप नहीं कर सकोगे। वहां रहने वाले मुसलमान, वहां रहने वाले सिख, वहां क्रिश्चियन, दिल्लत जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो अगर एक होकर इसका मुकाबला करेंगे तो मेरा ख्याल है उसकी मुसल्लह अफवाज की हालत तो आप सबने देख समझते हैं कि अवाम अगर एक होकर मुकाबला करेंगे तो इस सिचुएशन को कोप अप किया जा सकता है। चाइना में लद्दाख में जिस तरह उनकी पिटाई हुई, चाइना ने इनकी भारत की जो आर्मी का जो हशर नजर किया तो वो सारी दुनिया के सामने, तो वो तो सिर्फ नहाते कश्मीरियों के साथ, नहाते जो है मजलूमों के साथ जो है वो लड़ना जानती है, उनको मारना जानती है। अगर कहीं वो जंग की सूरत हाल सामने बनती है तो ये 27 फरवरी 2019 में हमने जो उनको मजा चखाया, जो उनके दो त्यारे जो है वो शूट डाउन किए, तो उनकी बदमाशी सिर्फ अपने घर में ही चलती है। पिटाई की तो मेरा ख्याल है कोई शर्म के मारे अभी कोई रास्ता नहीं उनको मिल रहा, और कोई भी पड़ोसी उससे खुश नहीं है, चाइना उससे खुश नहीं है, पाकिस्तान के साथ जो देखो ना वहां बैठ के दिन रात प्लानिंग किसके लिए करता है। जो हमने डोजियर अभी अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराया तो अफगानिस्तान में जितने भी इसके सफीर है वो कुछ सफारतकारी तो नहीं करते, वो तो दहशत गर्दों की सहूलतकारी करते हैं, वो सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। वहां 66 जो कैंप हैं वो अफगानिस्तान में जो है ना वो इंडिया अपने मफाद के लिए काम कर रहा है, दहशत गर्दों की सहूलतकारी के लिए काम कर रहा है। देखो बात यह है कि उसके ऊपर शीरवार अमेरिका का, इसराइल उसके साथ है, वो अमेरिका के सर अभी आपने जो बात की इस पर मैं एक बात करना चाहूंगी। अभी हमने ये भी देखा कि अमेरिका में भी सैन फ्रांसिस्को में भी मुजाहरे का ये इन्होंने धरना दिया इसी किसानों के मामले के हवाले से। उसमें हमने देखा कि अमरीकियों ने मोदी की हुकूमत के ऊपर काफ़ी उनके खिलाफ नारेबाजी की और किसानों की हिमायत में काफ़ी बोला, तो इस हवाले से फिर क्या कहते हैं? जो वाज़ेह तो उठ रही है अमेरिका की तरफ से उठ रही है, बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो काफी लंबी चौड़ी डिबेट हो रही है, उस डिबेट का असर क्या हो रहा है? असर तो कोई नहीं हो रहा ना, यानी कि ये आवाजें तो मुख्तलिफ तरीकों से उठती आ रही हैं, असर तब होगा। देखो जैसे कश्मीर की बात है तो कश्मीर हमारी शाहराग है, हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा के चले गए तो शाहराग हमारी कट गई। अब हम बैठे हुए, जब बंदे की शाहराग कट जाती है तो वो जिंदा कैसे रहता है? वो तड़पता भी नहीं, वो चीखता भी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये बार बार इसकी मजम्मत की जरूरत नहीं है, इसकी मरम्मत की जरूरत है। जब तक इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी बनिए की तो ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। ये इसी तरीके से जुल्म और बर्बरियत जो है वो हर तरफ करेगा, वहां से बैठकर वो अगर ऐलान कर सकता है। कश्मीर की जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत की जरूरत नहीं है, मुरम्मत की जरूरत है। आगा साजिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कश्मीर के ऊपर जो भी हर एक हवाले से जो उनका एक लाहिया अमल रहा है, बर्बरियत और जुल्म करना और ताकत का इस्तेमाल करना उनका एक तर्ज रहा है, तो किसानों के मामले में भी उन्होंने यही पॉलिसी इख्तियार की हुई है। बिसाइड दिस के जो इंडिया है एक एग्रीकल्चर कंट्री भी है और इन चीज़ों को भी साथ देखना चाहिए। प्लस उनकी मोस्टली जो कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस सारी सूरत हाल में इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या इनको क्या चीज़ें हैं जिनको काउंटर करने की ज़रूरत है, जिस पर बात करने की ज़रूरत है? कैसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है? अगर नहीं करेंगे तो इंडिया को हम आगे फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि इंतखाबात भी हैं, तो इंतखाबात में हुकूमत के ऊपर और जो इनका ये सारा एक तर्ज अमल है, इसका क्या असर होगा? प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। असल में अभी जैसे कहा गया, मैं कश्मीर इशू के हवाले से बताऊंगा आपको
इसमें दो चीजें हैं, एक देखना ये कि हमारा क्या किरदार है कश्मीर इशू के हवाले से, और दूसरी चीज देखने की है इंडिया का क्या किरदार है कश्मीर इशू के हवाले से। डेफिनेटली उनकी भी कोशिश है, उनकी भी काविशें, उनकी भी मेहनतें हैं, उनका भी एक टारगेट है कि हम किसी भी तरीके से कश्मीर पर कब्जा जमाएं। डेफिनेटली जम्मू कश्मीर पे वो हुकूमत कर रहे हैं और बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि वो इनको कबूल करते हैं कश्मीरी या नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में हमारा एक जो सिलसिला वहाँ पर है। अब जैसे अभी 2 मिनट पहले बात हुई है, कश्मीर हमारी शहरग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद जब शहरग कट जाने के बाद तो हम इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि हम कोमा की सूरत हाल है हमारी, कि हम कोमे में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तक कश्मीर में हमारी हुकूमत मौजूद भी है, हमारा इन्फ्लुएंस मौजूद भी है, लेकिन नहीं भी है उस तरीके से। असल चीज ये है कि अब मैंने जैसे शुरू में कहा कि दो चीजें हैं, एक तो सर अभी इंडिया की जो इंटरनल सूरत हाल है, जो उनके अपने जो उनके इकोनॉमिकल और उनके जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, उस हवाले से सर बताइएगा जरा। जी मैं बिल्कुल बता उसी तरफ आ रहा था। मैंने कहा दो चीजें हैं, एक तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से हमारी को वाज़िया पॉलिसी उस तरह से नहीं आ सकी, और इंडिया की टारगेट्स क्या हैं इंटरनली, डेफिनेटली वो बहुत कमजोर हैं। लेकिन क्योंकि हमारा थोड़ी सी बदकिस्मती है कि जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद हमारी स्टेबिलिटी की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी, उनकी डिफरेंट थी, उनको बना बनाया सब कुछ मिल गया, और डेफिनेटली वो बहुत आगे थे हमसे, उनके पास जो इंडस्ट्री थी वो मजबूत थे। जब कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा, कोई भी कौम फाइनेंशियली मजबूत होती है या बेहतर होती है एज कंपेयर टू कमजोर इदारे के सामने, कमजोर मुल्क के सामने, तो उसके टारगेट्स डिफरेंट होते हैं, उसका अंदाज जो तरीका वारदात होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसा ही हुआ है कि यकीनन उनकी आबादी तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से, इनके जो 26 स्टेट्स हैं उस हवाले से वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए उस हवाले से, जिस तरीके से चाइना ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, कंट्रोल से मुराद है उनको यूटिलाइज किया, उनको इस्तेमाल करके उनसे फायदा उठाया, इसके मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान ने उस तरह से फायदा नहीं उठाया। लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल इतने स्टेबल थे कि उनको एक्सटर्नल इस तरह के, जैसे कह सकते हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका अब इस पोजीशन में है कि वो दुनिया के साथ पंगे ले सकता है, उनको छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि वो स्टेबल हैं, वो फारिग हैं, उनके पास टाइम है। इसी तरीके से इंडिया इस कदर फाइनेंशियली मजबूत था या हमसे बेहतर था कि जिसके बाद उन्होंने इस तरह के इश्यूज क्रिएट किए। हमारी शुरू से प्रॉब्लम ये रही है कि हम लोग इंटरनली दहशत गर्दी का शिकार रहे। हम चूंकि मुस्लिम कंट्री हैं, हम लोग कुछ जज्बाती हैं, हमारे साथ जो हमारे पड़ोसी हैं, इत्तफाक है हमारे पड़ोसी हमें अच्छे नहीं मिले, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल अफेयर्स ऐसे थे कि हमारी अपनी ग्रिप अपने मुल्क में हमारी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से हम कश्मीर इशू पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे सके। बाकी कुछ गलतियां यकीन अपनी जगह पे है। जैसे अभी आपने बात की नरेंद्र मोदी की, देखिए वो भी एक सियासत कर रहे हैं, हम हर चीज को उस तरह से नहीं देख सकते कि वो गलत है, ये है। हमने जिस्ट को देखना है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारी जिस्ट क्या है। जिस तरह से हमारा एक टारगेट है, तो यकीनन वो एक टारगेट के लेकर, अब देखें आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में वाज़िया बर्तरी के साथ, मैं वही चीज बता रहा हूँ, वो वाज़िया बर्तरी के साथ उन्होंने इलेक्शन जीता और टोटल उन्होंने कश्मीर कार्ड खेला कि हम कश्मीर को प्रॉपर तरीके से इंडिया का हिस्सा बना लेंगे, बना रहे हैं, हम वहां पर ये सहूलतें दे रहे हैं, या ये बदमाशी दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो ये चीज है, ये उनका टारगेट था, उन्होंने इसी कार्ड को खेलते हुए वाज़े बर्तरी हासिल की, और अब इसी कार्ड को लेकर वो अगले, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई भी उनकी हुकूमत आए, उनकी देखिए एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा एक पॉलिसी होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, उनकी टारगेट जो पॉलिसी है, उनके पास ये एक बेहतरीन कार्ड है कि उन्होंने कश्मीर इशू के ऊपर पूरी तरीके से सियासत करनी है, और वो सियासत कर रहे हैं। वेदर वो आपको वहां पे सहूलतें दे रहे हैं ये नहीं, ये एक सेपरेट चीज है वहां पर। अब देखिए बात ये होती है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर 2001 से पहले मीडिया इस कदर मजबूत नहीं था, इस तरह ऊपर वो चीजें इश्यूज उस तरह से हाईलाइट नहीं होते थे, लेकिन इंडिया में बहुत अरसे से लॉन्ग टर्म से मीडिया वहां पर प्रॉपर प्रोपेगेंडा करके दुनिया को अपनी मर्जी का सर, अभी क्या फ्यूचर नजर आता है आपको इंडिया का?
देखिए, अभी इंडिया का फ्यूचर तो डेफिनेटली बड़े लोगों का, जो अक़वाम मुत्तहिदा है जिसको कह सकते हैं आप, जो बड़े लोग हैं इस दुनिया के, उन लोगों का आशीर्वाद हासिल है। अच्छा, उन लोगों का आशीर्वाद क्यों हासिल है? वो भी अपना जैसे पहले चीज वाज़ेह है कि वो अपना वेपन सेल कर रहे हैं। इस मुल्क में अगर अमन अमान की सूरत हाल होगी तो डेफिनेटली वो हमारे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। इकोनॉमिकली वो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कभी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उनको सेल आउट करते हैं वेपन, कभी हमें सेल करते हैं, कभी किसी का अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वेपन की सूरत में चाहे अदरवाइज हो। इंडिया की अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन नजर आ रही है वो इस कदर, मैं अगर खुली बात करूं तो मैं समझता हूं इस कदर वो कमजोर अभी भी इस वक्त इंटरनली डेफिनेटली, जिस तरह हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सियासी तौर पर उनको फेस जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे इस वक्त भी बेहतर पोजीशन में हैं और इसी वजह से वो अपनी बदमाशी कायम रखे हुए हैं। उनकी खारजा इकोनॉमिकली तो हम देखते हैं उनके जीडीपी रेट तो 9% से कम होते होते माइनस में चला गया है। तो आप ये किस तरह से, अभी जिस तरह से आपने कहा कि स्टेबल है, हम समझते हैं कि कंपैरेटिवली स्टेबल है, तो ये किस तरह से आप कह रहे हैं? देखिए, वो जीडीपी यकीनन गिरता जा रहा है, लेकिन पॉलिसीज की बात होती है कि आपने ये देखना है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या हुआ है। हमने फॉर द टाइम बीइंग अगर उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट गिर भी रहा है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या हैं उन्होंने जो मैं देखें इंटरनली जो आप बात, इसमें दो फेजेस है बात करने की। एक तो देखना ये कि क्या आपने मुल्क में वो सियासत करके क्या पॉपुलर शख्सियत बने हैं, और दूसरी चीज ये क्या खारजा पॉलिसी को लेकर वो इस दुनिया में क्या पॉपुलर शख्सियत बने हैं कि नहीं? आगा साहब, अभी आपने फरमाया कि क्या पॉपुलर शख्सियत बने हैं कि नहीं बने, आप क्या समझते हैं, बने कि नहीं बने? हमें तो नजर नहीं आ रहा सर। देखिए, इस चीज की सबसे बड़ी जो जवाब है या इस बात का जवाब है वो यही है कि क्या वाज़िया बरतरी, देखिए 5 साल गुजारने के बाद ये एक रिवाज है जमहूरी हुकूमतों में, अब साजिशें होती हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स कुछ नाकामी होती है या कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी आउटपुट देर से होती है, तो आवाम जो है वो सब्र नहीं करती या अपोजिशन इस कदर प्रोपेगेंडा करती है कि उसको लेट डाउन करने की कोशिश करती है। लेकिन आपने देखा कि गुज़िश्ता 5 साल उनका गुजरा, उसके बाद उन्होंने दोबारा से वाज़िया बरतरी हासिल की, जिससे ये चीज वाज़ेह है कि पॉपुलैरिटी वहां पर है। फिर आप ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के होते हुए भी बरतरी इनको हासिल रहेगी? अभी तक तो पोजीशन नजर आ रही है। सिख बिरादरी थी जिन्होंने कुछ अरसा कबल शोर मचाया, अलहदा वतन का नारा लगाया, उसके बावजूद उनको दबा दिया गया। हाँ, ये जो चीज है कि किसानों ने जो वहां पे फाइनेंशियली चीज आई हुई है, किसानों ने वहां पे एहतजाज और धरने किए हुए, उनका कत्लेआम जारी है, वो यकीनन किसी तरह भी काबिल तहसीन नहीं बल्कि शदीद काबिल मुसम्मत है। शदीद तौर पर उसको यूएन में हम समझते हैं कि हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए बहैसियत इंसानियत के नारा हमें लगाते हुए, इंसानियत को देखते हुए हमें इस चीज़ पे शोर मचाना चाहिए। लेकिन आप इस एक छोटे से, अगर देखा जाए तो ये उस लिहाज से एक छोटा फेज है। आपने ये देखना है कि क्या बाकी हिंदू बिरादरी इस हुकूमत के साथ है, क्या एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, क्या फौज उनके साथ है, क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा वाजिया इख्तलाफ फौज का स्टेटमेंट एस्टैब्लिशमेंट का उनके सामने आया है? क्या अभी तक इंडिया कश्मीर के अंदर पोजीशन मुस्तहकम है? हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम है। आगा साजिद साहब हमें बता रहे थे, मैं खादिम अली साहब की तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है, और रमज़ान चूँकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स वाला और बरकतों वाला महीना होता है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हम इस महीने को इसकी जो बरकतें हैं मुकम्मल तरीके से समेट सकें। सर, आपको भी रमज़ानुल मुबारक का चांद बहुत मुबारक हो, और हमारे साथ जितने भी मेहमान गिरामी मौजूद हैं सर, आप सबको भी रमज़ानुल मुबारक 2021 का बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह ताला आपकी इबादत और रोज़ों को कबूल मंजूर फरमाए। अच्छा मांडला साहब, भारत की जो सूरत हाल काफ़ी हमने डिटेल से डिस्कस किया, और हमने कश्मीर की बात को भी डिस्कस किया, उनकी इकनॉमिकल और जो उनकी सियासी जो सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया। छोटे से एक कंक्लूजन की तरफ आऊँगी आपकी तरफ से। मुझे बताइएगा कि इंडिया का क्या फ्यूचर, जिस तरह से अभी आगा साहब ने बताया हमें, वो समझते हैं कि हुकूमत की पोजीशन अभी भी मुस्तहकम है और काफ़ी जो उनके साथ कम्युनिटी जो है उनके साथ है और उनकी पोजीशन को मजबूत समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के होते हुए, इन सारे मामलात के होते हुए क्या कश्मीर, ये जो इंडिया है, इसकी ये किस तरह से अभी अपने स्टेबल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? मोदी की हुकूमत अपने आप को स्टेबल कर सकेगी? बड़ी क्लियर बात है
कि जहां जहलियत होती है वहां डंडे का राज होता है। तो डंडा उसका मजबूत है, डंडे के बल बोते के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। फिर दोबारा मेजॉरिटी 2/2 ले ले, पूरी ले ले, तो क्या कर सकते हैं? तो सर जमहूरियत डंडे का राज तो फिर क्या नाम की जमहूरियत है? जमहूरियत किसने कहा वहां जमहूरियत है? कौन कहता है जमहूरियत? भाई उसके कहने से तो जमहूरियत नहीं बनेगी ना। कि आप वहां अभी देखे ना कि कितने करोड़ मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों का वहां जीना इतना महाल किया हुआ है कि वो अपनी इबादत खुल कर नहीं कर सकते। मतलब मुसलमानों की किसी भी कम्युनिटी की बात करें, कोई भी कम्युनिटी अपने अगर कोई गाय का गोश्त किसी की फ्रिज से निकल आता है तो उसको आप तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसको कत्ल करने तक जो है वो पहुंच जाते हैं। यही आलम वहां सिखों के साथ है, वही क्रिश्चियन के साथ है। उनका जो नारा है कि हमने इसको अखंड भारत बनाना है, किसी दूसरे मजहब की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होगी, जिसने भारत में रहना है उसने हिंदुइज्म को जो है ना एक्सेप्ट करना है। वो इस नारे के ऊपर काम कर रहा है। वो एक स्टेप भी आपने जो है वो किसी भी एक ऐलान से 1 इंच पीछे नहीं जाने वाला। जैसे उसने इलेक्शन से पहले कहा कि मैंने कश्मीर को जम करना है, उसने जम कर दिया। जो जो ऐलान वो करता जा रहा है, वो करता जा रहा है, पूरे करता जा रहा है। देखो ना उसके जितने भी उसके इन्वेस्टर थे, वो जिंदल हो, टाटा ग्रुप हो, दूसरे हो, उनके कहने के ऊपर ये नई कानून साजी, उसने फिर कहा कि मैंने ये नया शरीयत का ला लाना है। वो शरीयत का ला भी ले आया, कुछ नहीं कर पाए। वहां चीखो पुकार करने से क्या होता है कि जब उसके साथ आर्मी उसकी जो है वो हिस्सा बनी हुई है, अदलिया उसकी हिस्सा बनी हुई है, आरएसएस पूरी जो है वो ट्रेनर तरबियत उसके ऊपर है, बांग्लादेश में खड़े होकर वो एक्सेप्ट करता है पूरी दुनिया के सामने कि हाँ हमने पाकिस्तान को 2 लाख किया, हमने इसको 2 टुकड़े किया, तो इंटरनेशनल वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या दारे सोए हुए हैं? पूरी दुनिया सोई हुई है कि आप इतना बड़ा जुर्म करते हो, दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत करते हो। बलोचिस्तान के ऊपर वो क्या कहता है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो क्या कहता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं। कलबोशन या देव उनका जहां है, तो ये जमहूरी मुल्क ये करते हैं? ये कौन सी जमहूरियत है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है। पूरी दहशतगर्दी पूरे खित्ते में उसने फैला के रखी हुई है, कोई उसका पड़ोसी खुश नहीं है। और हम जो है वहां बैठ के वो कौन सी जमहूरियत कर रहा है? वो डंडे के जबर और जुल्म के साथ जो वो हुक्मरानी कर रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, बिल्कुल। तो वो पूरा निजाम है, क्योंकि ये जो खित्ता है हमारा, ये गुलाम खित्ता है। और गुलामों में 1 मिनट, गुलामों में 2 खूबियां होती और दोनों खूबियां कूट कूट के भरी होती। एक तो वो ताबेदार बड़े होते हैं, दूसरा उनमें गुस्सा बड़ा होता है। अपने से कमजोर नजर आता है तो उसका जो है वो गिरबान पकड़ लेते हैं, और अपने से ताकतवर नजर आता है तो उसके पांव पड़ जाते हैं। तो ये खित्ता तो गुलाम है ना बेसिकली, आजादाना तो कोई नहीं कि इसके ऊपर 2-4 पुलिस वाले चढ़ा दो, को फैसले करा के जेलों में करा दो, किसी को कत्ल करवा दो। तो एक बंदे का कराओगे पूरा इलाका जो है सनसान पड़ जाता है, खामोशी तारी हो जाती है। तो वहां यही निजाम है, और इसके अलावा कौन सा निजाम है? और आप इस खित्ते को जहां भी आप अपनाना चाहे वो इसको आप देख ले, अमली नमूना यही है कि वहां कोई उसकी पॉपुलैरिटी हो या ना हो, उसको पॉपुलैरिटी से क्या लगे। उसने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का ऐलान करना था, उसने कर दिया। इफ्तिताह करना था, उसने कर दिया। वो हर वो काम कर रहा है जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और उसके जितने भी गुंडे हैं, जितने दहशत करते हैं उसके आरएसएस तंजीम के, वो उसको बढ़ावा देते हैं। और हुकूमत जब सपोर्ट करती है दहशत गर्दों को, तो मेरा ख्याल है कि उसकी पॉपुलैरिटी कतर जो है वो कम नहीं हो सकती। तो इसको तो ध्यान में रखना है, ख्याल करना है। जिस तरीके से वो बांगे दोहल ऐलान करता है कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ा है, मैं बलोचिस्तान के अंदर कार्रवाई कराऊंगा। कराची के अंदर देखें आप, जहां पर बंदे जा जाके रात से ट्रेनिंग ले लेके आके, तो हम क्या करें? मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसी तरीके से एक्ट करना चाहिए जिस तरीके से भारत कर रहा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कर रहा है। शुरू से करते आ रहे हैं, जब शुरू से करते आ रहे हैं तो हमें खुल के बयान भी देना चाहिए। वहां जो जुल्म होता है, सिखों के साथ जुल्म हो, हमारी आवाज दुनिया में जो है बुलंद होनी चाहिए। वहां जो है मुसलमानों के साथ जुल्म हो, हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। वहां दिल्लत, क्योंकि बहसीयत इंसान हमारा फर्ज बनता है, और बहसीयत मुसलमान भी हमारा फर्ज है कि हम पूरी दुनिया में उसके जुल्म और बर्बरियत को उजागर करें और उसको तनबीह करें। इसके साथ रिश्तेदारी ना खोले, उसके साथ ट्रैक ना खोले कि हम जो है 2 मिनट में। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो भी आज जो सूरत हाल चल रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? रोड बंद है, हर चीज ब्लॉक है, आवाम को मुश्किलात का सामना है, हर बंदा परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी फरीक हो, कोई मुल्क हो,
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा के साथ जो मोहब्बत का एक रिश्ता है पूरी उम्मत मुस्लिमा का, बिल्कुल, वो हर चीज से बढ़ के, मालो दौलत से, माँ बाप से, औलाद से, जान से भी बढ़ के, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर जो है ना, वो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ना हो तो वो जो है मुसलमान नहीं है। तो इस चीज को जब सारे मानते हैं तो ये बड़ा एहसास मामला है। जब हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा अपना अहद पूरा नहीं करता, वादा पूरा नहीं करता, वो मेरे दीन में से नहीं। ये कितनी बड़ी हदीस है। यानी कि लफ्जों से कहने से जो भी उठेगा, जो हुकूमत में होते हैं उनके बयानात देखें, जब यही लोग अपोजिशन में होते हैं तो इनके बयानात मुआहदे पूरे नहीं किए गए, क्या वजह? देखो ना, बात ये कि वही कमजोरी कि हमें नजर नहीं आ रहा कि जब मरहूम खादम हुसैन रिजवी साहब यहाँ तशरीफ लाए फैजाबाद चौक में, एक मुआदा होता है 20 फरवरी की डेडलाइन दी जाती है कि जो फ्रांस का सफीर है उसको बेदखल किया जाएगा, मुल्क से निकाला जाएगा। हुकूमत ने साइन किए, फिर उसको एक्सटेंड किया तो अभी 20 अप्रैल तक तो टाइम था ना, तो 20 अप्रैल तक इसका टाइम से पहले गिरफ्तारी से ये नजर आ रहा है कि हुकूमत उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल करने को तैयार नहीं है। जब यही हुकूमत अपोजिशन में थी तो किस तरीके से यही वजीर दाखिला शेख रशीद की वो पुरानी आप स्पीचें निकाल के देखें, उनके जो वीडियो बयान देखें तो वो क्या क्या अल्फाज कहते थे तहरीक लब्बैक के मतलब। तो आज वही शेख रशीद जो है ना वो सारी चीजें भूल जाता है। जब अपोजिशन में जाते हैं तो बयानात कुछ और होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को होश के जो है वो नाखन लेने चाहिए। ये बहुत हसास मामला है, इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए बैठ के दोनों फरीकान आपस में मामला हल करें। ये फ्रांस के सफीर को गले लगाने हमें पता है। नामूस रिसालत बहुत ही अहम और नाजुक मामला है। हुकूमत को इस बारे में अहम इक़दाम करने चाहिए और इस बारे में बैठ के तफसील से मुज़ाकरात करने चाहिए कि हमें इन मामलात को किस तरह से टैकल करना चाहिए, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम भी इस चीज़ को गलत समझते हैं कि जब एक एग्रीमेंट कर दिया गया और जो मुआहदा कर दिया गया उस पर अमल नहीं किया गया, जबकि ये बात भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी, तो इस चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो हुकूमत को एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ सामने आना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने तमाम जो मेरे साथ मेहमान मौजूद थे, हारिस अमीन साहब थे, आगा साजिद साहब थे, मंडला साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। इंडिया अपनी आखिरी हिचकियों पर पहुंच चुका है। आप भी और हम सब इंडिया के टूटने का इंतज़ार करते रहेंगे और इंशाल्लाह मुआशी और समाजी और इंडिया को मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल का सामना अभी है, वो कर रहे हैं। इन तीनों महाज़ों पर वो किस तरह से इसको टैकल करते हैं, किस तरह से काउंटर करते हैं, ये देखने की चीज़ है। सेकुलर इंडिया का एक ख्वाब जो गांधी ने देखा था, अगर गांधी और नेहरू अभी ज़िंदा होते तो शायद दोबारा से मर जाते इस टाइम जो इंडिया की हालात हैं उनको देखकर। तो इंडिया कब टूटेगा, किस तरह टूटेगा, ये हम सब देख रहे हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, कल इसी टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौज़ूआत पर, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।